हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन 1D में। लास्ट टाइम तक हमने बात की कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है। फ्री फॉल मोशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की ग्रेविटी के भरोसे छोड़ दीजिए, उसमें जो उसका मोशन होगा वो कहलाएगा फ्री फॉल मोशन। उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा अदर देन ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो हमने उसमें ये बात देखी थी कि हमें एक डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है जिसे हम पॉजिटिव मानते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। और उसके बाद हम सारी चीजों को जैसे स्पीड या सॉरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन्हें प्लस और माइनस साइन के साथ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन अज्यूम्ड। तो उस तरीके से हम आज क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं। देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिखा है, पूछा है कि a pebble is thrown vertically upward from a bridge, okay, with an initial velocity of 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो मान लेते हैं कि अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है। ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो यहाँ एक ब्रिज है ऐसा। यहां से आपने इस पत्थर को ऊपर फेंका। ठीक है, स्पीड दे रखी है 4.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड। तो पूछा था हाइट ऑफ द ब्रिज कितनी है। तो ब्रिज के नीचे वाटर है यहाँ पे कहीं। तो ये जब पत्थर घूम के इस तरीके से आया, इस पूरे मोशन में इसको 2 सेकंड्स लगे ऐसा बताया हुआ है। पूरे मोशन में कितना टाइम लगा इसे? 2 सेकंड्स। तो पूछा आपसे कि इस ब्रिज की हाइट कितनी है, ये एच कितना है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? हमें हमेशा इक्वेशंस वही सारी यूज करनी है जो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने यूज करी थी। एक्सेलरेशन अभी भी हमेशा नीचे ही रहने वाला है, जी। मोशन कुछ भी हो, चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, जी हमेशा नीचे ही लगने वाला है ना, क्योंकि फोर्स तो हमेशा नीचे ही लग रहा है उस पर। तो अब देखते हैं, पॉजिटिव हमने ऊपर कंसिडर कर रखा है, तो मैं इनिशियल स्पीड यू को लिखूंगा प्लस 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए लिखूंगा माइनस जी। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड 4.9 है तो मैं जी को लेता हूँ माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा आज समझ जाएंगे। अगर नहीं गिवन है तो आप स्पीड को देख के या डिस्प्लेसमेंट को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि वो 9.8 के मल्टीपल में तो नहीं है कहीं। अगर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो 10 ले लीजिए। ठीक, एक्सेलरेशन आपने ले लिया ये। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ये था ब्रिज के ऊपर, फाइनली ये कहाँ पहुंच गया? वाटर में। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है इनिशियल से फाइनल, बीच में कहीं भी गया हो वो। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा माइनस एच, जो अपने को फाइंड करना है। टाइम आपको दे रखा है टोटल मोशन का 2 सेकेंड्स। क्या इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं? अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज करते हैं। तो क्या इक्वेशन लगाऊंगा मैं? एस हो गया माइनस एच इक्वल टू यू 4.9 इंटू टी 2 सेकेंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इज माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर। ये आपके पास पूरी इक्वेशन हो गई। सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा h इक्वल टू, इस माइनस को इधर भेज दें तो यह आ जाएगा माइनस 9.8 प्लस 9.8 इंटू 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है h वो आता है 9.8 मीटर्स। मतलब जो हाइट ऑफ ब्रिज है वो आंसर आया 9.8 मीटर्स। क्लियर है बात? तो हमें इक्वेशंस वही सारी यूज करनी है जो 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन हमने पढ़ी है फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। बस इसमें ध्यान हमें रखना है कि डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव हमें लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दो बॉडीज हैं जिनका मास अलग अलग है, डिफरेंट मास, एम ए और एम बी। ओके, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू टू ड्रॉप थ्रू द दीज डिस्टेंसेस इज। चलिए देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से इसका। एक टावर है ए हाइट का, यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया एम ए मास का। दूसरा टावर है बी हाइट का और यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया एम बी मास का। पूछा इन दोनों का जो टाइम होगा पहुंचने का नीचे तक, टी ए और टी बी, इनका रेशियो क्या होगा।
ठीक है, टी ए बाई टी बी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये कि हमने जब डिराइव किया था इस फ्री फॉल मोशन को, तो क्या हमने कहीं भी मास की बात की थी? क्या कभी कहीं मैंने मास की बात करी? नहीं ना। क्यों? भाई आप जब मोशन की बात करते हैं तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू एम जी होता है। अगर एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, भाई फोर्स कितना लगता है? mg। अगर मैं इससे इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, और यहां से मुझे मिलता है g। अब सोचो, एक्सेलरेशन क्या मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्या सभी के लिए एक्सेलरेशन g के बराबर ही आने वाला है? यस। तो चाहे आप एक चींटी को ऊपर से फेंके या एक हाथी को, दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। अगर सेम हाइट से ड्रॉप किया है तो दोनों बिल्कुल साथ साथ नीचे आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा दिखता नहीं है हमें, क्योंकि प्रैक्टिकली वहां पे एयर रेजिस्टेंस होता है, हवा होती है, और हवा की वजह से रेजिस्टेंस फोर्स वहां पे लगता है। तो ये हमारा अजम्पशन है यहाँ पे, जो हमने बात करते हैं हमेशा, कि एयर रेजिस्टेंस को आपको नेग्लिजिबल मानना है। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जो एकमात्र फोर्स इस पे लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर ऐसा मानते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करेंगे, अगर सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो सेम टाइम उनको नीचे आने में लगने वाला है। ठीक है, तो मास का कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी तो सीधा सीधा हो जाता है, क्योंकि इसमें मास का रेशियो दे रखा है, मास का कोई इफेक्ट इसमें नहीं है। बस अपने को फाइंड करना है, तो अपने को टाइम निकालना है। डायरेक्शन में डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है, ए और बी। दोनों के लिए जो इनिशियल स्पीड है वो तो जीरो ही है, और दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा जी, क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ है। तो मैं अगर लिखता हूँ ए के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है क्योंकि इन्हें ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड होती है जीरो, और इसके लिए भी यू कितना है? जीरो। तो इसके लिए मैं लिखूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट है ए हाफ जी टी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके लिए लिखूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट है बी हाफ जी टी बी स्क्वायर। इन दोनों का अगर अपन रेशियो ले लें तो टी ए बाई टी बी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ए बाई बी का रूट। आपका आंसर आएगा फाइनली ऑप्शन सी। रेशियो लेना आता है ना? ए बाई बी, इधर से हाफ जी कैंसल, टी ए स्क्वायर बाई टी बी स्क्वायर। आपको पूछा था टी ए बाई टी बी विच इज रूट ओवर ए बाई बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप साइड में लिख लीजिए कि मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप चाहे एक बहुत हल्की चीज को ऊपर से गिराएं या एक बहुत भारी चीज को, दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। हमारा अजम्पशन क्या है कि कोई और फोर्स वहां पे नहीं है अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली एयर रेजिस्टेंस भी होता है, हवा की वजह से फोर्स होता है, इस वजह से कुछ डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन हमारे अजम्पशन के लिए हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, आगे जाके हम जब बात करेंगे विस्कोसिटी की, तो हम उसमें क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे कि अगर एयर रेजिस्टेंस भी होता, प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चन भी हम तब करेंगे। बट फिलहाल हमारे अजम्पशन के लिए बस सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कि अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट h मीटर। ठीक है, इट टेक्स, रिलीज्ड मतलब अगेन u इक्वल टू जीरो। रिलीज करना, ड्रॉप करना मतलब जस्ट छोड़ देना, इनिशियल स्पीड जीरो है इनकी। इट टेक्स t सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। ओके, वेयर इज द बॉल एट t बाई 2 सेकंड, ये आपसे पूछा गया। तो अगर ये h हाइट का एक टावर था, यहां से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया u इक्वल टू जीरो पे, तो ग्राउंड पे आते आते इसको t टाइम लगा, ऐसा बताया गया है। तो आपसे पूछा गया कि t बाई 2 सेकंड्स पे ये कहाँ पे थी। तो t बाई 2 सेकंड्स पे ऑब्वियसली बीच में कहीं होगी, जैसे यहाँ थी ये t बाई 2 सेकंड्स पे। तो आपसे ये पूछा गया है h, और फ्रॉम द ग्राउंड ये आपसे पूछा है, तो हम एक्चुअली ये आपसे डिस्टेंस पूछी गई है h, क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड है और सारे ऑप्शन अगर आप देखें तो आपसे h नीचे से पूछा गया है। तो ठीक है, हम ऊपर से निकाल लेते हैं और इसको फिर कैपिटल h में से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर डिस्टेंस x है तो ये x पहले फाइंड करते हैं अपन। तो अपने पास सीधा सा हिसाब है कि भाई मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि सारा मोशन वैसा ही है। अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया तो मैं लिखूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट है h, u इन हाफ जी टी स्क्वायर।
ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी इसके लिए। अब अगर मुझे इस x को निकालना है t/2 सेकंड के लिए, मुझे को बात करनी है, या t/2 टाइम के लिए, तो मैं फिर से u 0 है हाफ g t/2 का स्क्वायर ये किया जाएगा। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं इक्वल टू 4, सो अगेन दिस h इज हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपने को पता है। दिस x इज हाफ g/2 g इंटू t/2 का स्क्वायर, ये भी अपने को पता है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो मुझे, तो इन दो इक्वेशंस का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो मुझे मिलता है h/x इक्वल टू 4, या यहां से मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल टू h/4। मतलब ये t/2 टाइम में इसने h/4 डिस्टेंस ऊपर से कवर किए। अब जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो सारे फ्रॉम द ग्राउंड दे रखे हैं, तो फ्रॉम द ग्राउंड ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3h/4। h माइनस h/4 इज 3h/4। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, कि ये t/2 टाइम पे 3h/4 हाइट पे होगा फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है बात? तो आपको दो इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन सेम है, आपको दो बार यूज करनी है दो डिफरेंट केसेस में। एक बार पूरे मोशन के लिए जब डिस्प्लेसमेंट h था, एक बार हाफ टाइम के लिए t/2 टाइम के लिए जब डिस्प्लेसमेंट x था। वो x अपने को फाइंड करना था और वहां से अपन ने आंसर बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। A stone is released from the rest, ऐसा बोला गया, from a height above the ground. Okay, h height से रिलीज किया, let's say u रेस्ट से, तो u इक्वल टू 0 दे रखा है। It covers a distance 6 meter in the last second of its motion. Okay, last second बोला है, तो मान लो ये n सेकंड तक चला, तो nth सेकंड में इसने बोला है कि इसने 6 मीटर कवर किया। तो पूछा फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर h हाइट से इसको गिराया गया तो ये h हमें फाइंड करना है। यहां से गिराया u इक्वल टू 0 से, और ये है इसका बेस जहां पे आके फाइनली गिरता है ग्राउंड पे। इसने बोला कि लास्ट सेकंड में, तो जब यहाँ से चलना शुरू हुआ t इक्वल टू 0 पे, और ये लेट्स से चला है n सेकंड्स, तो t इक्वल टू n पे ये ग्राउंड पे आके गिर चुका था, ऐसा हमने मान लिया। तो n-1 पे जब ये यहाँ था, t इक्वल टू n-1 पे, वहां से चल के ये डिस्टेंस जो इसने कवर की है वो 6 मीटर है, क्योंकि इसने बोला है लास्ट सेकंड में इसने 6 मीटर चला। तो लास्ट सेकंड मतलब n-1 से n, जो एक सेकंड का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में ये 6 मीटर चला। तो आपसे पूछा गया बताइए h कितना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है एक्सेलरेशन नीचे g होता है, और ये जो आपको दिख रहा है रिलेशन, कुछ कुछ वो लास्ट इक्वेशन वाला दिख रहा है ना, जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकाला था। क्या था वो फॉर्मूला? डेल्टा एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। यही था फॉर्मूला। अगेन यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा मोशन यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है। तब सब चीजें g पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और u तो है। तो लास्ट सेकंड nth सेकंड के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा? 6 मीटर्स, क्योंकि लास्ट सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट है। u है 0, एक्सेलरेशन है g विच इज 10/2 इंटू 2n-1। इस पूरी इक्वेशन से मुझे n मिल जाएगा। n क्या आएगा देखो, तो ये आ जाएगा 6/5 प्लस 1 इक्वल टू 2n। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/5, या n आएगा आपका 11/10 सेकेंड्स। तो 11/10 सेकंड में ये नीचे आके गिर चुका है। ठीक है, तो अब सोचो t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ था और t इक्वल टू 11/10 सेकंड पे इसका मोशन खत्म हो गया। तो क्या मुझे इस पूरे मोशन का ड्यूरेशन पता चल गया 11/10 सेकंड्स? क्या मुझे इसकी इनिशियल स्पीड पता है? क्या मुझे इसका एक्सेलरेशन पता है? तो क्या मैं इसकी टोटल हाइट निकाल सकता हूँ जो इसने कवर की है? यस। तो मैं अब क्या करूंगा, इस पूरे ऊपर से नीचे तक मोशन के लिए इक्वेशन लगाता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका ऊपर से नीचे तक? h डिस्प्लेसमेंट है जो अपने को फाइंड करना है। u 0 है,
हाफ एक्सेलरेशन इसका g है, और टाइम ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा, 11/10। ये आपका आंसर आ गया h के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो h आपके पास आएगा 1/2 121/10, या इसको लिख सकते हैं 121/20 मीटर्स। 121/20 meters is the height of the tower जहां से आपने इसको फेंका था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो इक्वेशंस यूज करनी पड़ी। फर्स्ट थी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वाली, और सेकंड जो हम बात करते थे s इक्वल टू u2 प्लस हाफ t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, वर्टिकली अपवर्ड, और उसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कहां से फेंका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 200 मीटर हाई। ओके, एंड अनदर इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड साइमल्टेनियसली। तो दूसरी बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका उसी टावर से विद द सेम स्पीड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम पे। तो एक बॉल को ऊपर एक बॉल को नीचे उस टावर से फेंका गया। पूछा आपसे द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इन रीचिंग द ग्राउंड इन सेकंड इज। दोनों जब ग्राउंड पे पहुंचेंगी तो उनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा। तो ऑब्वियसली जिसको नीचे फेंका है वो पहले पहुंच जाएगी, जिसको ऊपर फेंका है वो ऊपर घूम के फिर नीचे आएगी, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया टाइम डिफरेंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। सिचुएशन है कुछ ऐसी, एक यहां से ऊपर और एक यहां से नीचे, दोनों की स्पीड आपको u दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, दोनों के लिए एक्सेलरेशन चाहिए है g, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाए तो ये h के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट है दोनों का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। इनिशियल टॉप ऑफ द टावर है, फाइनल दोनों ही ग्राउंड पे रहेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का h है। एक डायरेक्शन को अपने को पॉजिटिव मानना है, अपन नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, तो मैं फर्स्ट जो ऊपर जा रही है उसके लिए बात करूं तो मैं लिखूंगा इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो -10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसकी स्पीड की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऊपर है, जबकि अपन ने नीचे को पॉजिटिव मान रखा है। तो मैं लिखूंगा -10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इसका +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे ही है। डिस्प्लेसमेंट इसका है h, कोई खास बात इसमें नहीं है। सेकंड के लिए अगर लिखूं, और इसके लिए अगर मान लो टाइम लगता था t1, सेकंड के लिए अगर लिखेंगे तो इसका इनिशियल स्पीड नीचे है तो लिखा जाएगा +10 मीटर पर सेकंड। इसके लिए एक्सेलरेशन है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g के बराबर। इसका डिस्प्लेसमेंट भी है h, और इसके लिए टाइम लगा t2। तो अपने को डिफरेंस निकालना है t1 - t2, ये अपने को चाहिए। ठीक है, तो अपन जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से मैं लिखूंगा h इक्वल टू -10 इंटू t1 प्लस हाफ 10 t1 स्क्वायर, ये आएगा। दूसरा अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो लिखूंगा h इक्वल टू ut, तो 10 t2 प्लस हाफ 10 t2 स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब क्या करें, क्या आपको यहाँ टावर की हाइट दी है, यस 200 मीटर आपको हाइट दे रखी है, तो अपन h की जगह भी 200 मीटर्स लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो h की जगह अपन लिख लेते हैं 200 मीटर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने बना, इसमें आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं, एक t1 में, दूसरी t2 में। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो क्या मिलेगा अपने पास, t1 स्क्वायर -2t1 -40 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनती है यहां से। और अगर इस तरफ इक्वेशन बनाऊं तो बनाऊंगा t2 स्क्वायर प्लस 2t2 -40 इक्वल टू 0। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दो अननोन है t1 और t2, सॉल्व करेंगे तो यहां से t1 मिलेगा, यहां से t2 मिलेगा। ठीक है, t1 t2 मिलने के बाद अपना आंसर आ जाएगा t1 - t2। डेल्टा t जो आपसे पूछा गया डिफरेंस इन टाइम, ये आ जाएगा। पर अब ये देख के हमें लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। इसका एक बहुत छोटा सा तरीका है, और वो छोटा सा तरीका क्या है देखो,
ये मैंने आपको बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मोशन हो कैसे रहा है। अब छोटा सा तरीका अपन देखते हैं। अब इस छोटे तरीके में आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले बात करी थी, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब इस बॉल को, जो ऊपर जा रही है फर्स्ट बॉल, इसको आपने थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे घूम के यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। और जब ये यहाँ पहुंचती है तो इसकी स्पीड फिर से सेम होती है, जितनी स्पीड से इसको फेंका गया सेम लेवल पे आके इसकी स्पीड भी फिर से सेम हो जाती है। तो अगर इसको यू से ऊपर फेंका था तो अब ये यू से नीचे जा रही है। ये है फर्स्ट बॉल का मोशन। और अगर ये नीचे जाएगी तो ग्राउंड पे पहुंचेगी इस तरीके से, ये ग्राउंड है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका रहेगा एच, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा एच। अच्छा, दूसरी बॉल को भी तो ऐसा ही मोशन दिया था आपने, दूसरी बॉल को यू से नीचे फेंका था और उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना था, एच। तो ध्यान से देखो, दोनों बॉल के लिए यहां से अगर मोशन देखा जाए, ये वाला मोशन, तो क्या बिल्कुल सेम है यहां से यहां तक का मोशन फर्स्ट और सेकंड के लिए। यू से नीचे फेंका गया, एच इसका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को सेम टाइम लगने वाला है यहां से यहां तक। मतलब जो इनका टाइम डिफरेंस आएगा वो किस वजह से आएगा, क्या वो सिर्फ इस मोशन की वजह से टाइम डिफरेंस आने वाला है? ये वो मोशन है जो ऊपर से जाके वापस घूम के नीचे तक आ रहा है वो। और ये वाला मोशन तो हमें पता ही है कि इस मोशन में कितना टाइम लगता है। जब ये ऊपर जाके इस तरीके से वापस यहाँ तक आता है तो कितना टाइम लगता है इसको घूम के आने में? टाइम पीरियड होता है इसका 2u/g, पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, टाइम इक्वल टू 2u/g। तो बस अपना आंसर आ गया, यू आपको दे रखा है 10, टाइम आपके पास आएगा 2 × 10/g, आंसर इज 2 सेकेंड्स। सीधा सीधा आपका आंसर है, 2 सेकेंड्स इज योर आंसर। तो अब यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को? आपको अगर ये इंफॉर्मेशन थी कि जितनी स्पीड से ऊपर फेंका जाता है, जिस उतनी ही स्पीड से वापस वो नीचे भी आता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अदरवाइज आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। एक वुडन ब्लॉक है, उसको ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। ओके, एक हाइट से उसको ड्रॉप किया, क्लिफ की हाइट दे रखी है 100 मीटर्स, एंड साइमल्टेनियसली a bullet of mass 10 gram is fired from the foot of the cliff, ठीक है, upward with the velocity 100 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ऊपर से एक ब्लॉक ड्रॉप किया और उसी समय नीचे से एक बुलेट फायर करी। तो पूछा आपसे कि द बुलेट एंड वुडन ब्लॉक विल मीट ईच अदर आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम बाद दोनों मिल जाएंगे, मतलब जो वुडन ब्लॉक है वो बुलेट आपस में टकरा जाएंगे, कितना टाइम इसमें लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्लिफ है, क्लिफ के टॉप से एक ब्लॉक को ड्रॉप किया, ड्रॉप लिखा है मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। हाइट दे रखी है आपको 100 मीटर्स, और यहाँ नीचे से उसी समय, जिस समय उसको ऊपर से ड्रॉप किया, एक बुलेट फायर करेगी। ये बुलेट जब फायर करी तो इसकी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 100 मीटर्स पर सेकंड। ये आपको इनिशियल स्पीड इसके गिवन है। हमने पहले ही बात कर रखी है कि मास का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरे मोशन में, तो मास जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसका यहाँ कोई यूज नहीं है। दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है वो नीचे लग रहा है जी, ब्लॉक के लिए भी और इस बुलेट के लिए भी जी नीचे है, ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि किसी टाइम टी बाद, भाई इसके लिए भी ये टी इक्वल टू 0 है और इसके लिए ये टी इक्वल टू 0 है, इसका मोशन यहाँ से, इसका मोशन वहां से शुरू हो रहा है। टी टाइम बाद दोनों एक जगह मिल गए, तो यहाँ पे दोनों आके मिल गए इस तरीके से। ये टाइम था आपका टी टाइम, और ये टी अपने से पूछा गया, ठीक है। कैसे किया जाए? तो सोचो, वुडन ब्लॉक जितना चला, लेट्स से ये x डिस्टेंस नीचे आया, ये डिस्टेंस कितनी है, x हाइट, ये नीचे गिर गया। तो क्या इतनी देर में ये जो बुलेट है ये 100 माइनस x चल चुकी होगी? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 100 मीटर से, टोटल हाइट मीटर से,
अगर x उसने कवर किया तो 100 माइनस एक्स इसने कवर किया होगा, तभी तो दोनों मिले होंगे। अब अपने पास दोनों के लिए इक्वेशंस बन गए आराम से। अगर मैं वुडन ब्लॉक के लिए लिखता हूं तो इसके लिए u है 0, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। u0 एक्सेलरेशन है इसका 10 नीचे की तरफ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, कितने टाइम में, t टाइम में। अगर मैं बुलेट के लिए लिखूं तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है -100। -100 क्यों? क्योंकि मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो ऊपर की तरफ है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो +10 है, क्योंकि g तो हमेशा नीचे ही होता है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है -100 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और अपन ने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रखा है। इसको भी टाइम कितना लगा वहां तक पहुंचने में, t टाइम लगा। दोनों के लिए क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ आराम से? क्या क्या इक्वेशन लिखूंगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगाते हैं तो लिखे फर्स्ट के लिए, वुडन ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखता हूं तो लिखता हूं s इज x इक्वल टू u 0 हाफ जी टी स्क्वायर तो 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आया 5t स्क्वायर। x आपके पास आ गया 5t स्क्वायर। सेकंड, अगर बुलेट के लिए मैं लगाता हूं सेम, तो लिखूंगा माइनस ऑफ 100 माइनस एक्स, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, u है इसका -100t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। सॉल्व करें इसे तो -100 प्लस एक्स इक्वल टू -100t प्लस 5t स्क्वायर, यह है। अच्छा, x कितना है? x भी है 5t स्क्वायर, तो मैं यहाँ x की जगह रखता हूँ 5t स्क्वायर इक्वल टू -100t प्लस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपके पास -100 इक्वल टू -100t या t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड बाद ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? 1 सेकंड बाद दोनों कोलाइड हो गए। अब सोचो आपसे ये पूछा गया होता कि जब ये कोलाइड हुए तो वुडन ब्लॉक कितना नीचे गिर चुका है, मतलब एक्स आपसे पूछा गया होता लेट्स से, तो क्या एक्स हम निकाल सकते थे इस इक्वेशन से? टी आपको 1 मिल चुका है, आंसर आता 5 मीटर्स। पूछा जाता है कि बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कोलाइड करने से पहले, तो आंसर क्या था? 100 माइनस एक्स, यानी 95 मीटर बुलेट चल जाती थी देर में। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है आई गेस आपको, आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एक ऊपर से वुडन ब्लॉक, नीचे से बुलेट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। अब ये रिलेटिव मोशन क्या है, इसके बाद का हमारा टॉपिक रिलेटिव मोशन ही है। हम ये क्वेश्चन एज इट इज वहां फिर से उठाएंगे और देखेंगे कि ये इतना आसान क्वेश्चन है कि हम इसको एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो फिर से क्वेश्चन एक बार देखेंगे और इसका 1 से 2 लाइन में इसका आंसर अपन देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रखा है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया इनटू अ लेक फ्रॉम अ टावर 500 मीटर हाई। ओके, एक टावर है यहाँ पे और नीचे है लेक, यहां से एक ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, ये है 500 मीटर्स। द साउंड ऑफ द स्प्लैश विल बी हर्ड बाय अ मैन ऑन द टावर आफ्टर। तो जब पत्थर गिरा यहाँ पे तो उसको लेट्स से टाइम t1 लगा नीचे आने में, ठीक है। और साउंड ऑफ स्प्लैश मतलब यहाँ से जो आवाज क्रिएट हुई, जब पत्थर पानी में गिरेगा तो जो आवाज आएगी, वो आवाज जब फिर से ऊपर तक पहुंचेगी तो उस इंसान को सुनाई देगी जिसने पत्थर फेंका है। तो लेट्स से इसमें टाइम लगा t2 साउंड को ऊपर ट्रैवल करने में, ठीक है। तो अपना आंसर जो पूछा गया है कि पत्थर फेंकने के बाद कितनी देर बाद उसको आवाज आएगी, तो पत्थर नीचे जाएगा और आवाज ऊपर आएगी, ये दोनों टाइम मिला के टोटल टाइम बनेगा। तो अपने को आंसर देना है t1 प्लस t2। अब t1 क्या है? पत्थर को नीचे आने में लगा टाइम, हम जानते हैं कितना टाइम लगता है इसको नीचे आने में, याद करो। कैसे निकालू मैं? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर कर सकता हूँ, आ जाएगा। डाउनवर्ड पॉजिटिव है अपना, डिस्प्लेसमेंट जाएगा 500 मीटर्स, u 0 है, ड्रॉप किया है, हाफ जी टी स्क्वायर, g इज 10 इंटू t1 स्क्वायर। t1 वो टाइम है जिस पत्थर को नीचे आने में लगा। कितना आया t1? √2 इंटू 500 बाई 10, ठीक है।
ये आपके पास आएगा 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स में वो पत्थर नीचे पहुंचा, T1 अपने को मिल गया। अब T2 की बात करते हैं। T2 है वो साउंड की बात हो रही है कि साउंड को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि साउंड जो है वो कोई पार्टिकल नहीं है। साउंड एक वेव है, एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है। तो साउंड के लिए कोई जी नहीं लग रहा वहां पे। साउंड के लिए एक कांस्टेंट स्पीड होती है जिससे साउंड ट्रैवल करता है, वो आप ले सकते हैं 300 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड वैसे होता है स्पेसिफिकली अगर देखें तो अपन ले सकते हैं 300 अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए 330 से ले लीजिए, आंसर अपने को वैसा मिल जाएगा। 330 मीटर पर सेकेंड ये होती है साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड पता है और उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है साउंड को, नीचे से ऊपर तक, मतलब 500 मीटर्स इसको जाना है, तो इसका डिस्टेंस है 500 मीटर्स। तो टाइम कितना लगने वाला है, तो T2 होगा 500 बाय 330 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 50 बाय 33 सेकेंड्स। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग जब आंसर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम जो स्प्लैश को सुनने में उसको लगेगा वो लगेगा T1 प्लस T2 विच इज 10 प्लस 1 पॉइंट समथिंग विच इज 11 पॉइंट समथिंग। एक ही ऐसा ऑप्शन है 11.5। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बात थी वो ये T2 टाइम वाली थी, साउंड के ट्रैवल टाइम के बारे में थी। तो साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट स्पीड है एयर में, हमें याद रखनी चाहिए। आगे हम जब पढ़ेंगे वेव्स तो उसमें साउंड भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो तब आएगा, पर फिलहाल हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि 330 मीटर पर सेकंड इज साउंड की स्पीड इन एयर। और इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसका कोई मास नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है नीचे से ऊपर तक। तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलती जाएगी, जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से हम टाइम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो को अपन यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन इन 1D। उस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही अच्छा टूल है वो क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व करने का। तो हम उस पर बात करेंगे और फिर हम चलेंगे ग्राफ्स पे कि जब मोशन हो रहा है इनके ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ को कैसे पढ़ा जाए, कि ग्राफ क्या कहना चाहता है हमसे, क्वेश्चंस उससे कैसे सॉल्व करें, ये सारी बातें हम एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को, पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिए।